हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ एजुकेशन। आज मैं आप लोगों के लिए 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न की सीरीज लेके आया हूँ, जिसका पार्ट 7 है, जिसमें जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आप सभी को पता होगा, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जैसे रेलवे, NTPC, BRSS, ग्रुप डी, DRDO, डिफेंस, लगभग सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा, मैं हर क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके साथ शेयर करते हुए चलूँगा। चलिए सीधा क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है, जो आपके डिस्प्ले पे दिख रहा होगा व्हाइट कलर का, ये है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट की स्ट्रक्चर आपको दिख रही होगी डिस्प्ले पे। ये जो है, ये सोडियम कार्बोनेट की स्ट्रक्चर है। सोडियम कार्बोनेट का मोलर मास जो होता है 105.988 ग्राम पर मोल होता है। एग्जाम में आ जाती है कभी कभी। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है 851 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसकी जो डेंसिटी होती है 2.54 ग्राम पर सेंटीमीटर की होती है, और 1600 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट होती है इसकी। ठीक है, वाटर में सोल्यूबल होती है, यानी वाटर में घुलनशील होती है सोडियम बाइकार्बोनेट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट एक अकार्बनिक यौगिक है, जिसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 है। सोडियम कार्बोनेट को धोन सोडा या धोने का सोडा भी कहा जाता है, और यह जलीय में क्षारीय घोल होता है। ठीक है ना, जल में जो होता है क्षारीय घोल होता है, और एक कपड़े धोने के उपयोग में लाया जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्प्लावन बल कहते हैं। पानी के ऊपर की तरफ लगने वाले बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। यह सबसे पहले आर्किमिडीज ने यह सिद्धांत दिया था उत्प्लावन बल की। ठीक है, जब भी कोई वस्तु अगर हम लोग पानी में डुबाते हैं तो उसके बाहर में कमी का प्रतीत होता है। आप सभी को पता होगा, ये उत्प्लावन बल के कारण ही होता है। और जो भी कोई वस्तु अगर पानी में तैरती है तो वो अपने डेंसिटी यानी अपने भार के बराबर, यानी अपने वेट के बराबर पानी वहाँ से डिस्प्लेसमेंट करती है, यानी विस्थापित करती है, तब जाकर वो वस्तु तैर सकती है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। इसका ऐसा ही मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर क्यूब। अपेक्षित घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है, और इसका अपेक्षित घनत्व बराबर होता है वस्तु का घनत्व बता 4 डिग्री सेंटीग्रेड पानी का घनत्व। आप सभी को पता होगा, पानी का घनत्व सबसे अधिक 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, सबसे अधिक 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। आगे देखते हैं हम लोग। अपेक्षित घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है, मैंने बता दिया आपको, और इसका मापन किया जाता है हाइग्रोमीटर से। अपेक्षित घनत्व जो होता है वो हाइड्रोमीटर से माप किया जाता है, और समुद्र का जल जो होता है वो अधिक, समुद्र का घनत्व अधिक होता है नॉर्मल जल से। ठीक है, 1/10 भाग पानी के ऊपर तैरता रहता है बर्फ़ का। अगर कोई भी बर्फ़ अगर हम लोग पानी में डालते हैं तो उसका 1/10वां भाग पानी के ऊपर तैरता रहता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आती है। और जब बर्फ़ पूरी तरह पिघल जाती है तो पात्र में जो पानी का तल रहता है वो नहीं बढ़ता है। अगर कोई भी पात्र में अगर हम लोग बर्फ़ डालते हैं जिसमें पानी हो, तो उसका अगर बर्फ़ पूरी तरह पिघल जाए फिर भी उसका तल बराबर रहता है, नहीं बढ़ता है। और दूध की शुद्धता को मापी जाती है इलेक्ट्रोमीटर से। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और इस सभी क्वेश्चन जो भी होती है आपकी एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एकिनोडर्मेटा समूह के प्राणी विशेष रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो ये ऑप्शन नंबर डी, समुद्र में पाए जाते हैं एकिनोडर्मेटा विशेष रूप के प्राणी। ठीक है, जो इनकी त्वचा होती है वो शूल युक्त होती है, यानी कांटेदार होती है। ठीक है ना, और बहुत ही कठोर होती है, जो इनकी रक्षा करने में मदद करती है। ये जो आपकी इमेज दिख रही होगी, ये है एकिनोडर्मेटा के प्राणी। ठीक है ना, आइए मैं और इमेज दिखाता हूँ। ये भी एकिनोडर्मेटा की प्राणी होते हैं। ठीक है, जो आपकी दिख रहा होगा जो स्टारफिश होते हैं, ये भी एकिनोडर्मेटा में ही होते हैं, ज़्यादातर समुद्र में ही पाए जाते हैं। ठीक है, और सबसे पहले एकिनोडर्मेटा का नाम जैकब कालिन द्वारा दिया गया था। ठीक है, इनकी 4000 जातियाँ लगभग पाई जाती हैं। ठीक है, इनका शरीर गोल या तारे के समान कंटक युक्त होता है, मैंने आपको बता ही दिया। इनमें भोजन पकड़ने, उत्सर्जन तथा परिसंचरण के लिए जल सम्मोहन तंत्र होता है, और इसमें विशिष्ट उत्सर्जी अंग, श्वसन
तथा संवेदी अंग नहीं पाए जाते हैं और इनमें जो श्वसन होती है इनके चमड़ियों या श्वसन वृक्ष के द्वारा होती है, जो इनमें होती है, ठीक है ना, चमड़ियों के द्वारा ही श्वसन होती है और इनमें मस्तिष्क नहीं होता है, यानी मस्तिष्क अनुपस्थित रहती है एकाइनोडर्मेटा में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि एकाइनोडर्मेटा क्या है। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सबसे अधिक विविधता किसमें पाई जाती है, यानी सबसे अधिक भिन्नता किसमें पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए लैंगिक जनन में, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे अधिक भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। जब कोई एग और स्पर्म मिलता है तब जाकर जाइगोट बनता है और तब जाके एक एम्ब्रियो यानी 46 क्रोमोसोम का निर्माण करता है, यानी एक शिशु का जन्म करता है। ठीक है, हिंदी में मैं बताना चाहूँगा, जैसे अंडाशय और शुक्राणु जब मिलते हैं तो एक जाइगोट का निर्माण करते हैं, ठीक है ना, तब जाके एक एम्ब्रियो बनता है, यानी गर्भाशय में जो भ्रूण होती है जो तैयार होती है और शिशु बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। इसको लैंगिक जनन कहा जाता है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। अब अलैंगिक जनन के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं इसकी थोड़ी सी परिभाषा आपको बता देता हूँ, जिसमें बिना संसेचन का प्रजनन होता है, उसे अनिषेचक या अलैंगिक जनन कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इमेज देखिए आप, तब आपको समझ में आई होगी। जैसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होती है, जब एक थोड़ी सी जब एक न्यूक्लियस फ्यूजन होती हैं, फ्यूजन जब होती हैं यानी अलग अलग जब होती हैं, विखंडन होती हैं, तो दो न्यूक्लियस में बढ़ जाते हैं तो अलग अलग जीव बन जाती है। यहाँ से जैसे आप देख सकते हैं, एक जब बर्डिंग के द्वारा क्या होती है, जब थोड़ी सी निकलती है अंदर से बर्डिंग होने के बाद बढ़ती रहती है और इनके शरीर से लास्ट में अलग हो जाती है। इसको अलैंगिक प्रजनन बोलते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। फिर जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन है? तो जंतुओं का सबसे बड़ा समूह होता है ऑप्शन नंबर डी आर्थ्रोपोडा होता है, जो आपकी इमेज में दिख रहा होगा। ठीक है ना, आइए मैं इमेज थोड़ी देर के बाद दिखाता हूँ। ठीक है ना, जैसे ये आर्थ्रोपोडा की इमेज है। ठीक है ना, आर्थ्रोपोडा क्या होती है? तो आर्थ्रोपोडा जंतु जल थल वायु तीनों जगह पाई जाती है। इनका शरीर जो होता है द्विपार्श्विक सममित का होता है और मुख के चारों ओर मुखांग होते हैं। ठीक है, जंतुओं के आवश्यकता अनुसार इन्हें छेदने चूसने चबाने के लिए अनुकूलित होते हैं आर्थ्रोपोडा। जैसा कि मैंने पहले भी दिखाया आपको इमेज में, जो इमेज में दिख रहा होगा, ये सभी जो होती है, जैसे बटरफ्लाई है, क्रैब्स है, ठीक है ना, कैडिड है, मॉथ है, सभी जो है ये आर्थ्रोपोडा की श्रेणी में आते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज के लिए बस इतना सही, मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो सभी जगह शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।